हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्षित तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज है 27 जुलाई और आज भी हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस को लेकर के आए हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो कल रात तक के सुर्खियों से बने हैं एक एक क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि इस सेशन से आपके एक दो क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना है। उसमें कोई डाउट नहीं है कि पूछा जा सकता है आगे आने वाले एग्ज़ाम में। तो बहुत ही अच्छे से आप लोग एक एक पॉइंट को देखिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा, फिर उसके बाद तो हम लोग रिवीजन करते ही रहते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर सकता है। हमारे कई चैनल्स हैं तो आप सुविधानुसार उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सभी की लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर इस मतलब ये यूट्यूब के लेक्चर के नीचे आपको मिल जाएगा। बाकी जिसे हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना वो भी जुड़ सकता है, उसकी भी लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्लीज़ जाइए और आप लोग उसको जा कर के कनेक्ट हो जाइए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज का जो भी मोटिवेशन कोट है वो हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। विश्वास ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है, इसलिए खुद पर भरोसा रखें और चलते रहें। तो बहुत ही सही लाइन लिखा है कि विश्वास ऐसे शक्ति है। जब आपको अपने खुद पर भरोसा होगा, ट्रस्ट होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, एक टाइम बाद आप क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो खुद पर विश्वास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए कि यस यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। ये करके आप कर सकते हो और उस पर लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, एक दिन तो सफलता मिलनी ही तय है। तो चलिए आज का देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कारगिल विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल, इसको हम लोग बहुत डीपली समझने वाले हैं। तो कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मना, और इस बार जो इसकी है ये कौन से नंबर की है? 23वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। क्लियर। और 26 जुलाई को 1999 में, कब? 1999 में, 1999 में कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था। तो इसमें बलिदान देने वाले जो देश के वीर सपूत हैं, उन्हीं की याद में हर साल हम लोग क्या करते हैं, कारगिल दिवस मनाते हैं। इस दिन होता है क्या है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो हर साल जाते हैं इंडिया गेट पर, अमर जवान ज्योति जो है उस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। क्लियर। और एक तोलोलिंग हिल है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, तोलोलिंग हिल। तो इस तोलोलिंग हिल की तलहटी में द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक भी है, जो भारतीय सेना के द्वारा बनाया गया है और युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों का यह क्या करता है, ये सम्मान करता है। तो ये जो कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चला था वो लगभग कितने डेज तक? 60 डेज तक। कारगिल में भारत और पाकिस्तान के मध्य लगभग 60 दिनों तक ये जो युद्ध चला था उसका अंत होता है। और भारत को इस युद्ध में क्या मिली थी? भारत जो था वो विजयी हुआ था। भारत विजयी हुआ था। क्लियर। और 1999 में क्या हुआ था? पाकिस्तानी घुसपैठिए जो थे, आतंकी और सैनिक, चोरी छिपे कारगिल की पहाड़ी में घुस आए थे। तो इन्हीं के खिलाफ क्या था, भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन, एक मिनट, भारतीय सेना ने क्या किया था, ऑपरेशन विजय शुरू किया था। इनको हराने के लिए भारतीय सेना के द्वारा कौन सा स्टार्ट किया गया था? ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया था। और इनको क्या किया था, मौत के जो घुसपैठिए हैं उनको मौत के घाट उतार करके इनको भागने पर मजबूर कर दिया था। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ तक कि भारत के भी 500 लगभग 500 जवान जो थे, भारतीय जवान, वो शहीद हो गए थे। और एक और ऑपरेशन आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इतना मैं हटा दे रही हूँ, आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ का एक एक पॉइंट। ऑपरेशन वाइट सी, हिंदी में कहें तो इसको श्वेत सागर भी कह सकते हैं, ऑपरेशन श्वेत सागर। तो ये भी क्या किया गया था, ये कारगिल युद्ध 1999 के दौरान ये भी स्टार्ट किया गया था। कारगिल युद्ध के दौरान ये भी स्टार्ट किया गया था। क्या हुआ था इसमें, क्यों इसका नाम पड़ा? तो ऑपरेशन के दौरान क्या था, जो भारतीय वायुसेना है, कौन? भारतीय वायुसेना ने
क्या किया था, संयुक्त रूप से देखा जाए भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से पाकिस्तानी सेना के नियमित और अनियमित सैनिकों को बाहर निकालने के लिए भारतीय सेना के साथ काम किया था, जिसका क्या नाम रखा गया था, ऑपरेशन व्हाइट सी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, 26 जुलाई 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृति और पर्यटन मंत्री, क्या क्वेश्चन कह रहा है, संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, किसके द्वारा, संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा। तो इन्होंने लोकसभा में जानकारी दी है कि ये हम क्या करेंगे, भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करेंगे। कहाँ पर स्थापित करेंगे, नोएडा में। कहाँ, नोएडा में स्थापित किया जाएगा। क्लियर हो गया होगा, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, नोएडा में। और ये जो स्थापित होगा, जो ये भारतीय विरासत संस्थान स्थापित होगा, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। किसका दर्जा मिलेगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। इन भारतीय संस्थानों को किसका, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। अच्छा ये बताइए, ये सारी चीज़ें तो हो गई, तो इसका उद्देश्य क्या है, ऐसा किया क्यों जा रहा है। तो इससे ये होगा, जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारी विरासत है, इसको संरक्षण कैसे किया जाए, इसके टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, ये इसमें किया जाएगा। आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब जब यहाँ पे विरासत आ ही गया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब जब विरासत का नाम आ ही गया है, तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि यूनेस्को द्वारा भारत मतलब यूनेस्को में भारत के कितने विरासत स्थल शामिल हैं। यूनेस्को में भारत के कितने विरासत स्थल शामिल हैं, तो वो है टोटल 40 हैं। कितने हैं, 40 हैं। ये 0 है, 40 हैं। अब इस 40 में क्या किया गया है, जो है 7 प्राकृतिक हैं और आपके 32 जो हैं वो सांस्कृतिक हैं एंड 1 आपका जो है ये मिश्रित है। एक क्या है, मिश्रित है। 40 यूनेस्को में जो भारत के विरासत स्थल हैं वो टोटल 40 शामिल हैं, जिसमें से 7 प्राकृतिक हैं और 32 सांस्कृतिक हैं एंड 1 मिश्रित है। तो जो 1 मिश्रित है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। ये है कौन सा, कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि मिश्रित है। और ये है कहाँ पर, आपको पता होगा कहाँ पर है, असम में है। क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि अमूर्त धरोहर, कितने अमूर्त धरोहर भारत के शामिल है, इतना बता देने को ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक मिनट, अमूर्त धरोहर शामिल हैं टोटल, तो टोटल है 4th, ये है अमूर्त। और अभी नवीनतम जिसको अमूर्त का दर्जा मिला है, नवीनतम, तो वो है दुर्गा पूजा। कौन सा है, दुर्गा पूजा। क्लियर, कोलकाता का दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल। क्लियर हो गया होगा ये भी। तो आपको ध्यान रखना, अमूर्त 14 है और ये जो आपके भारत के 40 विरासत स्थल टोटल है, 7 प्राकृतिक, भारतीय सांस्कृतिक, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जुलाई 2022 में आयोजित 69वीं कौन सा 69th नंबर की पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी, ये कैसा है, पुरुषों का है। तो पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है, 2022 का खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है ये, तो ये जीता है भारतीय रेलवे के द्वारा जीता गया। तो चलिए इसको क्रमशः हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो आपको ध्यान रखना है क्या है ये, पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप है, किस नंबर का है, तो 69वें नंबर का है। क्लियर। और ये कब से स्टार्ट हुआ था, 1952 से ये स्टार्ट हुआ था। कब से ये स्टार्ट हुआ था, 1952 से स्टार्ट हुआ था। और अभी इसका जो फाइनल मैच खेला गया, फाइनल मैच वो किसके किसके बीच खेला गया है, ये खेला गया है महाराष्ट्र और भारतीय रेलवे के बीच, महाराष्ट्र और भारतीय रेलवे के बीच, जिसमें खिताब किसने जीता है, इन्हीं भारतीय रेलवे ने इसका खिताब जीता है, भारतीय रेलवे के द्वारा ये खिताब जीता गया है।
तो ये खिताब जो भारतीय रेलवे के द्वारा जीता गया है, ये लगातार इनके द्वारा कितनी बार जीता गया है? चौथी बार। लगातार चौथी बार इन्होंने ये खिताब जीता है। अगर बात करें रेलवे बोर्ड के सीईओ की कौन है? रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? रेलवे बोर्ड के सीईओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि करंट के हैं क्वेश्चन, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई थी। तो विनय कुमार त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी। लेकिन अगर रेलवे मंत्री पूछ ले तो वो कौन है? तो रेलवे मंत्री जो हैं उनका नाम है अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव। तो ये आपको सारे पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अगर ये पूछ ले कि एक क्वेश्चन आ रहा माइंड में तो देख ही लेते हैं। रणजी ट्रॉफी विजेता, ये आपका रिवीजन करवा रहे हैं। रणजी ट्रॉफी विजेता इम्पोर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। रणजी ट्रॉफी विजेता ये कौन है? तो मध्य प्रदेश है। किसको हरा करके मध्य प्रदेश जीता था? मुंबई को। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? जुलाई 2022 में किस भारतीय नागरिक को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? जुलाई 2022 में किस भारतीय नागरिक को विश्व बैंक के अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है इंदरमीत गिल को। किसको नियुक्त किया गया है? इंदरमीत गिल को। ये मैंने थंबनेल में इनका पिक्चर लगा दिया है, इमेज लगा दिया, आप लोग देख लीजिएगा कौन है इंदरमीत गिल। तो इन्हीं को भी क्या किया गया? वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है? इंदरमीत गिल को विकास अर्थशास्त्र का मुख्य अर्थशास्त्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये किसके स्थान पर आए हैं? तो ये कौशिक बसु के बाद इंदरमीत गिल जो है विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाले दूसरे भारतीय होंगे। ये कौन से नंबर के भारतीय होंगे? दूसरे नंबर के। ये दूसरे नंबर के। पहले जो बने थे अभी तक केवल 2 लोग ही ये इस जो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में 2 लोगों की अभी तक नियुक्ति हुई है। तो पहले जो हैं ये कौशिक बसु हैं। क्या नाम है इनका? कौशिक बसु। जो देखा जाए तो ये पहले हैं, इनका जो कार्यकाल था 2012 से 16 तक था, 2012 से 16 तक था। और इंद्रमीत गिल जो हैं ये दूसरे ऐसे भारतीय हैं जो इस पद पर नियुक्त हुए हैं। और इनका जो कार्यकाल स्टार्ट होगा वो कब से स्टार्ट होगा? 1 सितंबर 2022 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। अगर इसकी बात करें कि ये क्या है, एक वर्ल्ड बैंक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो मध्यम और निम्न आय वाले देशों को क्या करती है? ऋण प्रदान करती है। ये जो है मध्यम और निम्न आय वाले देशों को क्या करती है? ऋण प्रदान करती है। क्या करती है? ऋण प्रदान करती है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले ये जो वर्ल्ड बैंक आ ही गया है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो पहले वर्ल्ड और IMF दोनों को लेकर चलते हैं। ये वर्ल्ड और IMF की जो है ये जुड़वा बहनें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जुड़वा बहनें कहलाती हैं। इन दोनों की जो स्थापना हुई थी वो 1944 में USA में सम्मेलन हुआ था। USA में एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अमेरिका में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में। तभी इन दोनों की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। दोनों के हेडक्वार्टर की बात करें कि दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में इन दोनों का क्या है? हेडक्वार्टर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखेंगे? तो ये कहाँ रखने वाले हैं आधारशिला? इसको हम लोग देख लेते हैं। तो किसका? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला कहाँ रख रहे हैं ये? तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग कहाँ रख रहे हैं। गुजरात में रख रहे हैं। कहाँ? गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFACA का मुख्यालय भवन की आधारशिला कहाँ रखना है? गुजरात में रखना है। और इसी के अंदर ये जो मुख्यालय भवन होगा इसी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज, अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज सेंटर स्थापित होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहीं पर किया जाएगा। और अगर गुजरात से एक और न्यूज़ है कि जैसे कि निर्यात तैयार सूचकांक में निर्यात तैयार सूचकांक में ये शीर्ष राज्य कौन आया था? गुजरात ही है। और यहाँ पे सूरत में स्टील स्लेग से सड़क बनने वाला भारत का पहला शहर जो था वो सूरत ही है। तो ये रिवीजन के तौर पे मैंने 2 क्वेश्चन आपको डिस्कस किया आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले अभी तक भी जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फैमिली में किस डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू राज्य सरकार ने करने का निर्णय लिया है? हाल ही में फैमिली डॉक्टर, ये में नहीं होगा, हाल ही में फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू किस राज्य सरकार, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया? क्वेश्चन ये होना चाहिए था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है? तो किसके द्वारा लिया गया? ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लिया गया। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, क्या नाम है? फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। तो ये कहाँ लागू होगा? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से लागू होगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से ये लागू होगा। और कब से लागू होगा? 15 अगस्त 2022 से लागू होगा। 15 अगस्त 2022 से ये लागू होगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जो आंगनबाड़ी हैं, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं, इनके द्वारा क्या किया जाए? ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किया जाए। क्या इसका उद्देश्य है? प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा क्या होगा? जो ग्रामीण सेक्टर है, ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाए। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। कुछ और आंध्र प्रदेश आया है तो कुछ और डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। और अगर अभी इसकी डिस्कस करें तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले स्थापित किए गए हैं। 13 नए जिले, और ऑलरेडी वहाँ पर 13 जिले थे। ऑलरेडी वहाँ पर 13 जिले थे, 13 और किए गए हैं, तो टोटल हो गए हैं वहाँ पर 26 जिले। टोटल कितने हो गए? 26 जिले। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर ये पूछ ले कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप राज्य की श्रेणी का दर्जा किसे दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश को ही दिया गया है। किसमें? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है शीर्ष राज्य का दर्जा, टॉप राज्य का दर्जा आंध्र प्रदेश को दिया गया है। और अगर ये पूछ ले कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, शास्त्रीय क्लासिकल डांस कौन सा है आंध्र प्रदेश का, तो वो है कुचिपुड़ी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम लोग एक पॉइंट करके इसको देखते हैं। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? मैंग्रोव पारिस्थितिकी, मैंग्रोव इकोसिस्टम तंत्र के संरक्षण के लिए, किसके? मैंग्रोव पारिस्थितिकी जो है इस तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मैंग्रोव डे, वर्ल्ड मैंग्रोव डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये देखना, वर्ल्ड मैंग्रोव डे जो है वो किस लिए? तो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल डे भी, और ये आपका क्या कहते हैं? मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। मनाया क्यों जाता है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जो मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। मैंग्रोव पारिस्थितिकी इसके बारे में क्या करना? जागरूकता बढ़ाना। क्या करना? जागरूकता बढ़ाना। इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। और और क्या करना उद्देश्य? इसका स्थायी प्रबंधन करना। इनके स्थायी प्रबंधन और संरक्षण को भी क्या करना है? बढ़ावा देना है। ये इसका उद्देश्य है। तो इसको कब से मनाया जाता है? तो साल 2015 में, अब इसको हटा देना, क्या हुआ था? 2015 में, साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को जिसको कहते हैं,
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के 2015 में यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन द्वारा इस दिन को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? ये 2015 में अपनाया गया था। क्या हुआ था? 1998 में आज के ही दिन ग्रीन पीस के जो कार्यकर्ता थे, जिनका नाम था हेहो डेनियल नैनोटो, हेहो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप सुन लीजिए, हेहो डेनियल नैनोटो, इनकी क्या हुआ था? इक्वाडोर के मुइसने में मैंग्रोव आर्द्र भूमि को फिर से स्थापित करने के लिए एक विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो उसी विरोध प्रदर्शन के दौरान आज ही के दिन 1998 में इनका हार्ट अटैक आने से इनकी डेथ हो गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना। और 2015 में इस दिन को क्या किया गया था? यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन द्वारा इस दिन को अपनाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी स्टार बनाना है बना सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी क्या है? संभावना है। तो यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि आयोग कौन सा क्वेश्चन पूछ ले नहीं पता होता, हमें पूरी तैयारी के साथ चल रहा है, हम अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखा जा रहा है। ये यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है, जुलाई 2022 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए वेटलैंड आर्द्र भूमि स्थल नामित किए गए हैं। अब देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कितने? 5 को, अभी 5 नए आर्द्र भूमि को रामसर साइट में शामिल किया है। अब देश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? तो पहले थी 49, अब बढ़ के हो गई है 54। 49 में 5 ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे इसको ऐड किया गया है। अब वो हम लोग डिस्कस करेंगे वो 5 कौन कौन से हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा, या तो पूछ लेगा कितनी हो गई है स्टेटमेंट के थ्रू, कि 49 से 54 हो गई, तो स्टेटमेंट में डायरेक्ट यही नहीं लिखेगा, 49 से 55 हो गई है या 56 हो गई है, ऐसे वो गलत अंक दे देगा। ठीक है? और और नाम दे देगा कि क्या इसमें से कौन से नहीं है, ये भी पूछ सकते हैं। तो हमें सारे देखने हैं। ये चलिए देख लेते हैं। तो 5 नए जो हैं इसको बता देते हैं। 5 नए देख लेते हैं कौन कौन से। फर्स्ट नंबर है कारी किली पक्षी अभ्यारण्य। कारी किली पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कारी किली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। तो ये कांचीपुरम जिले में स्थित इस अभ्यारण्य में 100 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। कारी किली जो है तमिलनाडु के कांचीपुर जिले में स्थित इस अभ्यारण्य में 100 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। सेकंड की बात करें तो पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, ये रिजर्व है। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये भी तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु के चेन्नई में ये मीठे पानी का मार्श है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसका है? मीठे पानी का मार्श है। मीठे पानी का, तो ध्यान रखना है, मीठे पानी का मार्श है जो बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। बंगाल की खाड़ी के, एक एक पॉइंट नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। थर्ड बात करें तो वो है पिचवरम मैंग्रोव। थर्ड का नाम है पिचवरम मैंग्रोव। तो ये भी कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में है और यह भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है। पिचवरम मैंग्रोव जो है भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है, जो लगभग 180 प्रजातियों का क्या है? घर है। ये लगभग 180 प्रजातियों का क्या है? घर है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ नंबर की बात करें तो है पाला आर्द्र भूमि। क्या है? पाला आर्द्र भूमि। अब ये कहाँ पर है पाला आर्द्र भूमि? तो ये एक प्राकृतिक झील है जो कहाँ पर है? ये यहाँ मैं लिख दे रही हूँ कहाँ पर है? मिजोरम में है। कहाँ पर है ये? मिजोरम में है। तो पाला आर्द्र भूमि एक प्राकृतिक झील है। कैसी? पास से पाला, पास से प्राकृतिक झील है। पाला या पालक झील जो है, इसको पालक झील भी बोलते हैं, मिजोरम के सिहाया जिले के फुरा गांव में स्थित है। मिजोरम में एक जिला है जिसका नाम है सियाहा। तो सियाहा जिले के फुरा गांव में ये स्थित है। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया। एंड फिफ्थ नंबर का जो झील है ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका नाम है साक्य सागर। क्या नाम है? साक्य
सागर, साख्य सागर, जो कि कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। तो ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ये जो है सागर झील है। तो सागर मतलब सागर जी का मतलब है साख्य सागर है। तो ये आपको पांचों क्लियर हो गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं आपके लिए। कारीकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के कांचीपुर जिले में, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट जो कि एक मीठे पानी का मार्श है, ये तमिलनाडु के चेन्नई में। पिचवरम मैंग्रोव जो है ये भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है, ये भी तमिलनाडु में है। और पाला आर्द्रभूमि मिजोरम के सियाहा जिले के फुरा गांव में स्थित है। और सांख्य सागर जो है ये शिवपुरी में है। अब जैसे तमिलनाडु में कोई एग्जाम होगा, वहाँ होगा, तो वहाँ पे क्या करेगा, ऐसे अंदर जा करके पूछ लेगा कि कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन है। लेकिन यहाँ ऐसे डायरेक्ट क्या करेगा, बस ऐसे पूछ लेगा तमिलनाडु में कि मध्य प्रदेश में। हो सकता है अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है तो बहुत डीपली जा करके पूछ सकता है, तो कहीं से। इसलिए मैंने हर एक लाइन को बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है। अगर ये पूछे रामसर साइट क्या होता है, जो बार बार मैंने कहा कि रामसर साइट में इसको ऐड किया गया है, तो ये है क्या एक्चुअली, बार बार रामसर साइट आ रहा है। तो ये क्या है, एक आर्द्रभूमि स्थल है। ये क्या है, एक आर्द्रभूमि, ये एक आर्द्रभूमि स्थल है जिसमें रामसर कन्वेंशन के तहत, किसके तहत, रामसर कन्वेंशन के तहत, रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया इसे। और रामसर, ये जो रामसर नाम लिया गया है, ये ईरान का एक शहर है। ये क्या है, ईरान का एक शहर है। तो इसी में क्या हुआ था, ये संधि हुई थी। इसी संधि मतलब इस संधि पर हस्ताक्षर लोगों के द्वारा किया गया था, तो इसी के नाम से ये रख दिया गया, रामसर कन्वेंशन कर दिया गया। तो आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। और ये यूनेस्को द्वारा कब, 1971 में कब किया गया था ये यूनेस्को के द्वारा 1971 में स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरणीय संधि है। और ये लागू कब हुई थी, 1975 में लागू हुई थी। 1971 में हस्ताक्षर हुआ था, 1975 में ये लागू हुई थी। पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव हैं। पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। तो ये सारे आपको बहुत ही अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी भी जिसने लाइक नहीं किया लेक्चर को, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। कह रहा है 3 से 4 सितंबर 2022 को जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा, दूसरा। जम्मू फिल्म महोत्सव का अभी कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा, कब से, 3 से, अभी बहुत टाइम है, 3 से 4 सितंबर। अभी जुलाई चल रहा, अगस्त आएगा, फिर सितंबर आएगा। तो 3 से 4 सितंबर 2 दिन का ये आयोजन होगा, 2 डेज का आयोजन होगा। और 2 डेज चलेगा भी, और दूसरा इसका संस्करण भी है 3 से 4। क्लियर। तो ये इसका दूसरा संस्करण 3 सितंबर से आयोजित किया जाएगा, 2 दिन तक ये चलेगा। और यहाँ पे 15 देश की 54 फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। 15 देश की 54 फिल्मों का क्या होगा, 54 फिल्मों का क्या होगा, प्रदर्शन होगा। और यूटी है, इसकी जो शीतकालीन राजधानी है जम्मू, यहीं पर पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सितंबर 2019 में आयोजित किया गया था। पहला अगर पूछ ले, पहला कब आयोजित किया गया था और कहाँ, तो जो शीतकालीन राजधानी है इसकी जम्मू में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब हुआ था, 2019 में हुआ था। पहला 2019 में पहला महोत्सव हुआ था। तो कोविड की वजह से 2 साल नहीं हो पाया, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस बार किया जा रहा है। तो इसमें 21 देशों से जो भेजी गई 140 फिल्मों में से 15 देशों की 54 फिल्मों का चयन किया गया है। इसमें 6 फीचर फिल्म है, 39 लघु फिल्म है और 9 वृत्त चित्र शामिल हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो जम्मू फिल्म महोत्सव का आयोजन हो रहा है, ये जो जम्मू कश्मीर के प्रमुख सांस्कृतिक संगठन वोमेद हैं, उन्हीं के द्वारा ये किया जा रहा है। और चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग रिवीजन कराने जा रहे हैं। आप लोग का नया कोई क्वेश्चन नहीं है, पुराना क्वेश्चन है। कौन सा बताया था, 68वां जो राष्ट्रीय फिल्म है, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हुई थी अभी रिसेंटली। पुरस्कार 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसमें मैं खाली बोल रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, नहीं तो टाइम लगेगा। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिल गया था, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया था, इसको लिख दे रहे हैं सूरराई पोट्टू को बेस्ट फीचर का अवार्ड दिया गया था। और बेस्ट पॉपुलर फिल्म, अगर बेस्ट पॉपुलर फिल्म में बोले तो तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। क्लियर।
और अगर बेस्ट एक्टर की पूछे तो अजय देवगन को तान्हाजी फिल्म के लिए मिली थी और सूर्या को सोरारी पोट्रू के लिए मिली थी। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो अपर्णा बाल मुरली को मिली थी, वही सेम फिल्म के लिए सोरारी पोट्रू के लिए मिली थी। बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करें तो तुलसीदास जूनियर को मिला था। और बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो के.आर. सच्चिदानंद, जो कि मलयालम फिल्म है ए.के. अयप्पनम कोशियुम के लिए दिया गया था। और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के नाम से के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो ये मध्य प्रदेश है। तो ये अब बार बार मैं रिवीजन कराती रहूँगी, तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन, जिसको फिलिस्ताइन बोलते हैं, फिलिस्ताइन रिफ्यूजेज इन द नियर ईस्ट का मुख्यालय कौन सा है। क्या कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फिलिस्तीनी, इसको फिलिस्तीनी कहते हैं, फिलिस्टाइन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट का मुख्यालय कौन सा। चर्चा में है इसीलिए हो सकता है इसका हेडक्वार्टर पूछ ले, तो ये आपको ध्यान रखना कहाँ पर है, अम्मान और गाजा। अभी हम आपको लोकेशन में मैप में दिखा देंगे कि ये जॉर्डन, अम्मान, गाजा कहाँ पर है। तो इसका जो मुख्यालय है वो अम्मान और गाजा, अम्मान, जॉर्डन और गाजा फिलिस्तीनी अथॉरिटी में है। तो अम्मान और गाजा आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है, अम्मान और गाजा में है। तो इसका मुख्यालय अम्मान, जॉर्डन और गाजा फिलिस्तीनी अथॉरिटी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में हुई थी। कब हुई थी, 1949 में हुई थी। और भारत ने हाल में क्यों चर्चा में आया, तो अभी भारत ने क्या किया है, हाल ही में इस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को 2.5 मिलियन, कितना, 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है। जो फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं, रिफ्यूजीज हैं फिलिस्तीन के, उनके राहत और मानव विकास का समर्थन करती है। और 2018 से भारत सरकार ने इसको UNRWA को 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। तो अभी चलते हैं, फटाफट हम लोकेशन देख लेते हैं, या फिर बाद में अभी देखते हैं, अभी नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, टाइम लगेगा, रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आपको लोकेशन दिखा देते हैं। तो क्या कह रहा है, किसे हाल ही में जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो केपी कुमारन को, ये केरला के हैं। केरला का सर्वोच्च सम्मान है जेसी डेनियल अवार्ड, जो कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। जिसने अभी तक कल का लेक्चर नहीं देखा है, जा करके देख लीजिए, डेली का डेली देखिए, और बाद में एक साथ रिवीजन हो जाएगा। वैसे भी मंथली लेक्चर का वीडियो बनाते हैं, वहाँ से भी आपका हो जाएगा, लेकिन हाँ, वहाँ बहुत डीप नहीं डिस्कस करते हैं, 1 बाय 1 लाइन का डिस्कस खाली होता है। भारत में अपनी तरह के ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, बेंगलुरु। और जुलाई 2022 में शुरू की गई रैम्प योजना किसके द्वारा समर्थित योजना है, विश्व बैंक के द्वारा। किसने हाल ही में अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया, नीति आयोग के द्वारा। सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ये जापान में। किस देश द्वारा वहाँ पे अभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, तो जापान का है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पूछा जाए, चर्चा में है, तो मैप में देख लीजिएगा कहाँ लोकेशन है। जुलाई 2022 में किस देश द्वारा साउथ सुपरस्टार कमल हासन को प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया, तो UAE के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, कहाँ पर, असम में। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है। यह संहिता किस वर्ष की है, 2002 की है। भारतीय अंटार्कटिका विधेयक हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। कल से हम एक क्वेश्चन आप लोगों को लिए देंगे, जो कि आप लोग को क्या करना है, सॉल्व करना रहेगा। तो उससे भी आप थोड़ा सर्च वर्च करेंगे तो उससे भी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। टाटा प्रोजेक्ट्स के प्रबंध निदेशक MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया, विनायक पई को नियुक्त किया गया है। तो चलिए, आज के लेक्चर बस इतना ही। हाँ, ये मैप देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था, कि अभी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, ये 1 मिनट, ये है अम्मान, ये है गाजा स्ट्रिप, और ये है जॉर्डन, ये इज़राइल, ये है आपका इज़राइल, ये देख रहे हैं ना, इज़राइल। तो ये जॉर्डन देख लीजिएगा ध्यान से, अपने मैप में जाइए, देख लीजिएगा, ये बहुत चर्चा में रहता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना, तो सारा देखिए, बाकी जो भी चर्चा में आएगा वो मैं तो डिस्कस करूँगी। तो ये है जॉर्डन, ये है अम्मान, और ये है गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी जिसको बोलते हैं, गाजा पट्टी। और सीरिया यहाँ है, आप देख लीजिए, ये वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है। ये लेबनान है, लेबनान यहाँ है, लेबनान। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, आज के लिए उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा।
अच्छा भी लग रहा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है तो सपोर्ट करिए, आपके एक लाइक से थोड़ा मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए चैनल लेक्चर को। और फिर जो नए व्यूवर्स हों प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।